चलिए, जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। इसके पहले जो क्लास चला था मैकाले का विवरण पत्र था। अब जो मैकाले ने अपना विवरण पत्र लॉर्ड जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेटिंग ना, उनको क्या करता है, वो अपना विवरण पत्र सौंप देता है। ठीक है, तो बेटिंग की शिक्षा नीति हम लोग आज देखेंगे 1835 की। अब गवर्नर जनरल जो विलियम बेटिंग हैं, उनको ये विवरण पत्र 2 फरवरी 1835 को मैकाले का जो विवरण पत्र प्राप्त हुआ और इस पर उन्होंने क्या किया, गंभीरता से विचार किया। विचार करने के पश्चात जो मैकाले के सुझाव थे, उस सुझावों को क्या किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, स्वीकृति प्रदान किया जाता है और 7 मार्च 1835 को ब्रिटिश सरकार की जो नई शिक्षा नीति थी उसकी घोषणा कर दी जाती है। मतलब कह सकते हैं कि नई शिक्षा नीति में मैकाले का जो विवरण पत्र था उसको लागू कर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझ में आती है कि शिक्षा के लिए जो निर्धारित धनराशि का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी शिक्षा के लिए ही किया जा सकेगा, ये बात कहीं ना कहीं यहाँ से समझ में आती है। ठीक है, अब जो विवरण पत्र था उसमें सीधा सीधा ये निकल के आता है कि धन की कमी के कारण ब्रिटिश सरकार जो है वो जन शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकती। मतलब सभी के लिए कहा जाए तो शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकती। ठीक है, ये पहली चीज़ समझ में आती है यहाँ के विवरण पत्र से। दूसरी चीज़ जो निकल के आती है वो ये आता है कि भारतीय शिक्षा के रख रखाव के लिए कोई धन खर्च नहीं किया जाएगा। ठीक है, तीसरी जो बात समझ में आती है, प्राप्त जो शिक्षा है उस पर किसी भी प्रकार का व्यय नहीं किया जाएगा। बात समझ में आया? अब यहाँ पर देखिए मनमाना हो रहा है कि पाश्चात्य शिक्षा को कितना बढ़ावा दिया गया, सर्वोत्कृष्ट प्रयोग से अंग्रेजी शिक्षा के लिए ही किया जा सकेगा और प्राच्य शिक्षा के लिए कोई बात नहीं किया जा रही है। और अंत में अगर बात किया जाए तो एक जो बात समझ में आता है इस विवरण पत्र से, तो उच्च वर्गों को शिक्षा दी जाएगी जिनके पास पर्याप्त समय है। अब इनके संपर्क में या इन्हीं को क्या किया जाएगा, उत्तरदायित्व दे दिया जाएगा कि निम्न वर्ग तक शिक्षा पहुंचाई जाए। ठीक है, अब जो गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग थे, मैकाले के विवरण पत्र से इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि इसको बलपूर्वक लागू कर दिया और कहीं न कहीं पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा मिल गया। ठीक, और मैकाले ने बहुत ही कुशलता के आधार पर, चतुराई के आधार पर इस विवरण पत्र में अपनी बातों को मनवा लिया और प्राच्य शिक्षा जो है कहीं न कहीं पीछे रह गई। और ये भी निष्कर्ष में निकल के आता है कि जब शिक्षा नीति में लागू कर दिया गया तो मैकाले जो चाहता था वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। फिर वही बात मैं कहूँगा कि शारीरिक रूप से या जन्म से तो भारतीय लोग होंगे, लेकिन विचारों से अंग्रेज पैदा होंगे, जो आज के समय में भी आप देखने को, आधुनिक समय में भी देखने को मिलता है। हिंदी सही ढंग से नहीं बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी को जैसे लगता है कि बोलेंगे तो उनको लगता है ये बुद्धिजीवी हैं। त्रुटि भी अगर
अंग्रेजी बोलते हैं तो उनको लगता है कि हम सबसे बड़े बुद्धिमान हैं। अरे भाई, अंग्रेज या इंग्लैंड में जो वहाँ का बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं होगा व्यक्ति, जो भिखारी भी होगा, वो भी अंग्रेजी जानता होगा, बोलता होगा। जो एकदम गधा होगा वो भी अंग्रेजी बोलता होगा। तो क्या इसका मतलब हम ये निकाल लें कि वो भी बड़ा बुद्धिजीवी है जो अंग्रेजी यहाँ त्रुटि बोल कर, अच्छा बहुत अच्छी अंग्रेजी बोला भी नहीं जाता है ना पढ़ा जाता है, क्योंकि अंग्रेजी के विद्वान तो हैं नहीं यहाँ पे जो ज्ञान दिया जा रहा है जिन टीचरों के द्वारा, क्योंकि वो भी क्या हैं, पढ़े हैं, शुरुआत में रटे हुए हैं, रट करके कुछ अध्ययन कर लिया, उसके पश्चात वो शिक्षा दे रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप भी तो वही रटी रटाई ज्ञान आपको है, आपने बहुत ज़्यादा किताबों का संग्रह या अध्ययन तो किया नहीं है जिसके आधार पे आप कह सकें कि हमने अंग्रेजी विषय का बहुत अच्छा अध्ययन करके या अंग्रेजी का विद्वान हो गए हैं? ऐसा भी तो नहीं है। लेकिन कुछ ही चीज़ें जान करके अंग्रेजी बोल देते हैं तो अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं, स्मार्ट समझते हैं। ये कहीं ना कहीं गलतफहमी है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि मैकाले ये मान के चलता है, ये बैटिंग महोदय भी मान के चलते हैं कि अंत भला तो सब भला। ठीक है। अब उसके पश्चात लॉर्ड ऑकलैंड का योगदान प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा के विवाद के में क्या था, हम लोग ये पढ़ेंगे कि विवाद का अंत कैसे किया, जो 1839 ईस्वी में आती है। ठीक है। अब सरकार ने नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी। प्राच्य पाश्चात्य जो विवाद का अंत माना जा रहा था ना, और यही अंत मान करके आप देखेंगे तो लॉर्ड विलियम बेटिंग जो होता है वो इंग्लैंड वापस चला जाता है। ठीक है। और ये मान के चलता है कि ये प्राच्य और पाश्चात्य विवाद खत्म हो गया। और लगभग 13 दिन के पश्चात 13 दिन के पश्चात जो बैटिंग महोदय थे, कह सकते हैं कि 20 मार्च 1835 20 मार्च 1835 को जो है ये सौंप दिया जाता है ना, ये सौंप करके चले जाते हैं। अब उसके पश्चात जब लॉर्ड विलियम बेटिंग इंग्लैंड चला जाता है, फिर से अब पुनः कह सकते हैं कि प्राच्य जो विद्वान थे वो जन आंदोलन करने लगे, अपने शिक्षा के अधिकारों की मांग करने लगे, अपने शिक्षा की बढ़ावा की मांग करने लगे, और एक विद्रोह की भावना देखने को या विद्रोह उत्पन्न होने लगा। ठीक है। और इसी समय पे आप कह सकते हैं कि ऑकलैंड की वापसी होती है, वो भारत आते हैं और भारत के नए गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त किए जाते हैं। और वो जब भारत आते हैं तो उस समय पश्चात आप देखेंगे तो ये जन जो आंदोलन था वो बहुत ही विकराल रूप धारण कर लिया था, जिसका समस्या का समाधान तुरंत खोजना बहुत ही आवश्यक था। ठीक है। तो जब लॉर्ड विलियम बेटिंग के जाने के पश्चात ऑकलैंड महोदय आते हैं और आने के पश्चात इस समस्या का, जो कि काफ़ी गंभीर हो गई थी, तो गंभीरता से अध्ययन करते हैं और 4 वर्षों तक प्राच्य और पाश्चात्य का जो विवाद था 4 वर्षों तक इसका गंभीरता से अध्ययन करते हैं। ठीक है। और अध्ययन करने के पश्चात ये उस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं और अपने सुझाव प्रस्तुत करते हैं, लिखित रूप में कह सकते हैं कि सुझाव देते हैं। और
इनको लगता है कि असली विवाद का जो जड़ है वो ये है कि प्राच्य शिक्षा में जो धन खर्च करना चाहिए वो धन खर्च नहीं किया जा रहा है। जो भारतीय विद्वानों को रख रखाव से संबंधित सुविधाएं दी जानी चाहिए वो नहीं दी जा रही हैं। जो प्राच्य शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए वो नहीं दिया गया, जिसके कारण से ये विवाद उत्पन्न हुआ। और इसी पर उन्होंने 24 नवंबर को, आकलैंड महोदय 24 नवंबर, ये डेट याद रखिएगा, 1839 को ये विवरण पत्र प्रस्तुत करते हैं, जिसको हम लोग लॉर्ड आकलैंड का योगदान या फिर प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत 1839 के नाम से जानते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये बात ध्यान में रखिएगा कि आकलैंड भारत के पक्ष में कुछ बातें रखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए आकलैंड ने जो थोड़ा सा अपना विवरण पत्र में सुझाव दिया था वो इस प्रकार से है कि प्राच्य विद्यालयों को आर्थिक सहायता। अब यहाँ पर देखेंगे तो आकलैंड महोदय कहते हैं कि जो प्राच्य विद्यालय, जो पहले से देसी विद्यालय चल रहे हैं, उन विद्यालयों को क्या किया जाए, जो वेटिंग द्वारा सुझाया गया पैसा था वो पूर्ववत दिया जाए। ठीक है, जो पहले निश्चित है वो दिया जाए, तो पहले उनको दिया जाए। उसके पश्चात अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यालय हैं उनको क्या किया जाए, पैसा दिया जाए। तो पहले जो देसी विद्यालय हैं उनको दीजिए, उसके बाद अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों को दिया जाए। तो ये आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाने लगा। छात्रवृत्ति की स्वीकृति, जो बच्चे प्राच्य विद्यालयों में पढ़ते हैं उन बच्चों को, कुल बच्चों को, ठीक है, 25% छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाए, ताकि वहाँ पर बच्चे अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण कर सकें। ठीक है, तो कुल बच्चों को प्रति 25% जो है वो छात्रवृत्ति के रूप में दी जाने लगी। योग्य शिक्षकों को प्रोत्साहन, यहाँ पे आकलैंड ने ये भी कहा कि जो भी प्राच्य शिक्षा में जुड़े शिक्षा विद्वान हैं, प्राच्य विद्वान हैं, उनको उचित वेतन दिया जाए और उनके सर्वांगीण विकास के लिए भी वो सारे सुख सुविधाएं भी प्रदान किया जाए, जिससे उनका सर्वोत्कृष्ट विकास हो सके। ऐसा ना हो कि वेतन अगर सही ढंग से नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि वो शिक्षा दीक्षा सही ढंग से नहीं दे पाएंगे, कहीं भी दूसरे कामों में लीन होंगे तो प्राच्य शिक्षा को बढ़ावा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ये चीज़ें, इसलिए योग्य शिक्षकों को प्रोत्साहन देने के लिए कहीं ना कहीं उचित वेतन मिलना चाहिए। अंग्रेजी पढ़ाने की भी अनुमति, वो कह रहा है कि जो विद्यालय हैं, देसी विद्यालय हैं, अगर उन विद्यालयों में कोई अंग्रेजी माध्यम से सीखना चाहता है तो अंग्रेजी शिक्षा को भी सिखाया जाए, तो उस विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, या पढ़ने की अनुमति दी जाए। अब उसके साथ साथ जो प्राच्य साहित्य के लोग हैं, या कह सकते हैं विषय के जो पुस्तकें मुद्रित करते हैं या लिखने का काम करते हैं, उन लोगों को भी कितनी 31,000 रुपये की धनराशि देने की बात कही गई अतिरिक्त रूप से। ठीक है, तो ये बात कहीं ना कहीं जो आकलैंड ने कही वो भारतीयों के या प्राच्य विद्वानों के पक्ष में दिखी। ठीक है, अब उसके साथ साथ जो प्राच्य विद्वान या प्राच्य जो शिक्षण है, संपूर्ण रूप से कह सकते हैं कि विद्यालयों को या विद्यालयों की अनुमति दी गई कि प्राच्य शिक्षा वो दें, सिखाएं, और उसके साथ साथ अंग्रेजी के कक्षाएं भी उसमें संचालित करें। ठीक है, क्योंकि प्राच्य विद्यालयों में सिर्फ अगर हिंदी रहेगा तो सिर्फ हिंदी वाले ही बच्चे आएंगे। अगर वहाँ पे क्या किया जाए, अंग्रेजी की भी कक्षाएं अगर संचालित कर दी जाएंगी तो हिंदी के बच्चे, अंग्रेजी के बच्चे दोनों वहाँ पे सीखेंगे, तो उस विद्यालय का ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। ऐसी संकल्पना कहीं ना कहीं आकलैंड ने अपने विवरण पत्र में प्रस्तुत किया। कुल मिलाकर के अगर कहें तो ये देखने को मिला कि ये भारतीय विद्वानों के पक्ष में कुछ न कुछ चीज़ें दिखीं, जो कि भारतीय विद्वानों ने
अपनी सहमति व्यक्त की। ठीक है, तो जो लाभ दिखा वो इस तरीके का ऑकलैंड का जो विवरण पत्र था वो प्यारे बच्चों ये था। अब उसके पश्चात हम लोग वुड का घोषणा पत्र देखेंगे जो कि 1854 ईस्वी में आया था, वुड महोदय ने दिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक रहेगा। अब वुड का जो सुझाव रहा है, जो सिफारिशें रही हैं वो किस तरीके से रही हैं, प्राथमिक शिक्षा में इन्होंने क्या कहा, स्कूली शिक्षा में क्या कहा, फिर उसके बाद मिडिल स्कूल के लिए इन्होंने क्या कहा, कॉलेज स्तर पे क्या कहा, उच्च शिक्षा के लिए या विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए क्या बात कहा, ये हम लोग वुड के घोषणा पत्र में देखेंगे। और मुख्यतः किस किस दिशा में इन्होंने योगदान दिया है इसको भी हम लोग अध्ययन करेंगे प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा, तो आप लोग नियमित रूप से क्लास करिए। ठीक है, धन्यवाद।